नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इसके कुछ जो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसी भी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता ही होगा कि व्हाट इज इक्वालिटी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाई इक्वालिटी इज रिक्वायर्ड एंड हाउ how and what is the measure to define our setting a standard of equality। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कितने कितने प्रकार की इक्वालिटी होती है सोसाइटी में। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इक्वालिटी जो है कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत पहले से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है वो 18th सेंचुरी में से देखने को मिलता है। 18th सेंचुरी के आसपास से हमें इसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। और जो आपका इक्वालिटी है दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों इसका ये जानने से पहले कि वास्तव में इक्वालिटी है क्या, ये हम जान लें कि ये आइडिया इवॉल्व कैसे हुआ है। तो जब हम ये जान लेंगे कि आइडिया इवॉल्व कैसे हुआ है, तो हम ये इजिली यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं कि वास्तव में इक्वालिटी मतलब होता क्या है। तो जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में जो इक्वालिटी थी, ये एक्सेप्ट नहीं की जाती थी एज अ कॉमन नॉर्म्स कि भाई इक्वालिटी सबकी राइट है या इक्वल होना चाहिए लोगों को। जैसे आप देखेंगे कि अरिस्टोटल इक्वालिटी को कतई सपोर्ट नहीं करता है ग्रीक्स में। एग्जाम्पल के तौर पर अरिस्टोटल जो है स्लेव्स, वुमेन चाइल्ड, इन लोगों को सिटीजन्स मानता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इजली कि जो एंशिएंट टाइम्स में था ग्रीक्स में, इक्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और एंशिएंट इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में भी पाएंगे दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में तो ठीक था इक्वालिटी वुमेन्स और मैन के लिए, लेकिन वही जो क्या होता है लेटर वैदिक पीरियड में जाकर के यही इक्वालिटी एक रिजिडिटी का रूप धारण कर लेती है। जो वहाँ का इक्वालिटी ऋग्वैदिक पीरियड में जो दी जाती थी, वो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है एक रिजिडिटी का रूप धारण कर लेता है, और उसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है इक्वालिटी को। तो ये एंशिएंट टाइम में ऐसी सिचुएशंस थी। अब मिडवल पीरियड में क्या देखते हैं दोस्तों, तो मिडवल पीरियड में जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि मिडवल पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि आपका जो पूरा मिडवल हिस्ट्री में, जो आपका यूरोप हो या इंडिया हो, इन सब में पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते थे वो टोटली रिलीजन से इफेक्टेड होते थे, रेशनैलिटी पर बेस्ड नहीं होते थे। उसमें रिलीजन का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता था, अंधविश्वास था, ये सब थे। तो इसलिए डार्क एज कहते हैं। तो इस टाइम इक्वालिटी की बात करना लॉजिकल नहीं है कि यहाँ पर इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। फिर आप देखेंगे कि आफ्टर इनलाइटमेंट, जो आप देखेंगे कि जो इनलाइटमेंट का मूवमेंट हुआ, उसके बाद में इक्वालिटी बिकेम अ पॉलिटिकल आइडिया, ये सामने आता है। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे कि इक्वालिटी है क्या। तो दोस्तों इक्वालिटी मीन्स, जो सिंपल मीनिंग समझा जाए तो इक्वालिटी मीन्स इक्वल होता है। अब आपका मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई क्या सभी लोगों को इक्वल कर दें, क्योंकि ये तो नेचर के विरुद्ध होगा, क्योंकि सभी लोग नेचुरली इक्वल नहीं है। नेचर ने सबको डिफरेंट डिफरेंट बना के दिया है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कैपेसिटी है। तो इक्वालिटी का जो लिटरल या जनरल मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि लोग जो है उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज अ इंडिविजुअल, ये बेसिक मीनिंग माना जाता है इक्वालिटी का, कि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एज ए इंडिविजुअल डेवलप करने के लिए। दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इक्वालिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो उसके फॉर्म्स हैं सोसाइटी में या जो एक्सेप्टेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखेंगे मोरल इक्वालिटी। तो मोरल इक्वालिटी से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इस पे मोरालिटी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो जो इमोरल इक्वालिटी है, इसमें ये माना जाता है दोस्तों कि हम लोगों को इक्वल इसलिए माने क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, इक्वल मोरल वर्थ होता है। मतलब मोरली ह्यूमन बींग्स इक्वल है,
इसलिए इक्वल होना चाहिए। और जो ये आइडिया है दोस्तों मोरल इक्वालिटी का, ये इन्फ्लुएंस्ड है क्रिश्चियनिटी से। तो ये इसका मोरल इक्वालिटी का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है यही है। फिर आपका दोस्तों आता है लीगल आर इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो लीगल आर इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है दोस्तों कि ये जो आइडिया है आपका, ये पहली बार इमर्ज कब होता है? ये इमर्ज होता है मिडवल यूरोपियन सोसाइटी में। जब धीरे धीरे देखेंगे एनलाइटमेंट आता है तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग बेस बनाना शुरू कर देता है। और इस टाइम क्या होता है, सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड थी। तो उस डिवीजन को हटाने के लिए एक लीगल आर्डर लेके आया जाता है कि भाई सभी लोग लॉ के बिफोर या लॉ के सामने इक्वल हैं। और जैसा कि आप लोग देखेंगे दोस्तों कि इस पीरियड में क्या होता है कि सोशल स्टेटिफिकेशन देखने को यूरोप में मिलता ही मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि फ्रांस और रसिया में क्या होता है कि एक एरिस्टोक्रेसी क्लास होती है, फिर कलरी क्लास होती है। तो यहाँ जो एक डिफ्रेंसिएशन होता है इसको मिटाने का एक जो अटेम्प्ट किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि आप देखेंगे कि वहाँ पर जो लीगल या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लीगल इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि ऑल पर्सन शुड बी सब्जेक्ट टू अ सिंगल यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, उसे क्या है कि लॉ के विरुद्ध, लॉ के बिफोर क्या होना है, इक्वल होना है। ये इंपॉर्टेंस इस आइडिया को दिया जाता है। फिर आपका आता है दोस्तों पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होता क्या है? तो जैसे कि जानते हैं दोस्तों इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, इंडिविजुअल को फुल अपॉर्चुनिटी होती है टू डेवलप एज अ इंडिविजुअल। तो जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब पॉलिटिकल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, तो इसका सिंपल से मीनिंग है कि इंडिविजुअल जो है पॉलिटिकली इक्वल हो। इसका मतलब कि इंडिविजुअल के पास जो है इक्वली पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हो टू डेवलप एज अ पॉलिटिकल इंडिविजुअल। कि हम एक पॉलिटिकल सिस्टम में हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में एज ए इंडिविजुअल डेवलप हो पाए। तो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है इसका कोर आइडिया है दोस्तों कि पॉलिटिकल पावर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मासेस। मतलब सभी को राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन होना चाहिए। यही इसके मेन आइडियाज हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी का है, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोस्तों इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे पार्ट फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो दोस्तों आप देखेंगे फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको जो क्लासिकल लिबरल हैं वो स्पेशली सपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको मॉडर्न लिबरल या कह सकते हैं आप जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, वो इस टाइप ऑफ इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि फॉर्मल इक्वालिटी में क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी भी व्यक्ति को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर सोशल बैकग्राउंड पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे आप समझिए कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल ए है। ये दोनों इंडिविजुअल कंपीट कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए यूपीएससी, मान लीजिए एग्जाम यूपीएससी कर रहे हैं। तो इनके पास क्या है कि इन दोनों इंडिविजुअल के पास इस बेस पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाएगा कि इनका कास्ट क्या है, इनका कलर क्या है, इनका क्रीड क्या है, इनका रिलीजन क्या है, इनका लैंग्वेज क्या है और इनका कोई सोशल बैकग्राउंड क्या है। इस पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। इस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इन सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कंपीट करने का। लेकिन यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिस्क्राइब करता है और सपोर्ट करता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए दो बच्चे तो हैं, लेकिन इसमें से एक स्टूडेंट जो है उसके घर वाले क्या हैं, सर्विस में हैं, वो खुद आईएएस ऑफिसर हैं, उनके माता पिता। तो इनके लिए क्या होगा कि ये फाइनेंशियली फ्री हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि ये सोसाइटी के उस तबके से बिलोंग करते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इजली। और एक बच्चा है जो पुअर फैमिली से है, जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आया है, जिसके पास इंग्लिश लैंग्वेज से डील करना ही डिफिकल्टी है। तो इन दोनों का जो बैकग्राउंड है बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसे बच्चों को जो पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, यानी कि उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि
इसीलिए रिजर्वेशन मिलता है। तो जो रिजर्वेशन है एक प्रकार का सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को डिनोट करता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आपका जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका क्रिटिसिज्म बहुत है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, जैसे कि पहला तो फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो क्रिटिसिज्म है वो स्वयं में सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ही है। और जब सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जब क्रिटिसिज्म करेंगे दोस्तों, तो ये पाएंगे कि इसमें क्या है कि मान लीजिए दो दो बच्चे तो थे, एक और दो बच्चे थे, उसमें से एक पुअर था जिसको आपने अफर्मेटिव एक्शन के तहत सपोर्ट दिया। लेकिन आप ये बताइए फिर उस बंदे को जैसे क्या हुआ कि एक जनरेशन उसका सिलेक्ट हो गया इस अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू, फिर उसकी आने वाली जनरेशन इस वजह से पा रहा है बेनिफिट कि उसके पिता या उसकी फैमिली जो है बिलोंग करती है एक पार्टिकुलर ग्रुप से, जबकि उसका सोशल स्टेटस जो है चेंज हो गया है, इम्प्रूव हो गया है पहले से। तो ये भी इसमें एक इशू आता है। इसीलिए दोस्तों देखेंगे कुछ लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो ये जो जनरल क्रिटिसिज्म है ये है। बाकी जो स्कॉलर का क्रिटिसिज्म है वो जैसे आप देखेंगे आर.एच. थॉनी का दिया हुआ है। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है इक्वालिटी इन 1931। उन्होंने इस बुक में जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट है इसे टेडपोल फिलॉसफी कहा है। तो इसको एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। फिर दोस्तों देखते हैं इक्वालिटी का जो न्यू टाइप्स है वो है इक्वालिटी ऑफ कंडीशन और इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो ये जो आइडिया है इक्वालिटी ऑफ कंडीशन और इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, ये अपने आप में क्या है दोस्तों, एक रिवोल्यूशनरी या रेडिकल आइडिया है। और ये इन्फ्लुएंस्ड है मार्क्सिस्ट थिंकर से। और मार्क्सिस्ट थिंकर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, लोग इकोनॉमिकली इक्वल होने चाहिए। मतलब जैसे उनके पास इक्वल लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए और इक्वल लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो लुइस ब्लांक हैं वो तो डिफाइन करते हैं कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब जैसे एग्जाम्पल समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट मानता है इक्वालिटी ऑफ कंडीशन का, इसमें ये है कि मान लीजिए दो इंडिविजुअल हैं, ये है ये बी है, मान लीजिए दोनों इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस इंडिविजुअल की कैपेसिटी है काम करने की 12 आवर और इसकी सॉरी मान लीजिए ए हैं और बी हैं, ये इसकी कैपेसिटी है 2 आवर काम करने की, इसकी कैपेसिटी है 3 आवर काम करने की। और ये 2 जो आवर काम करता है इसकी नीड है 100 रुपीज़, और जो ये है आपका इसकी नीड है 50 रुपीज़ मान लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो 50 रुपीज़ है। लेकिन ये बंदा कम काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है, फिर भी इसे 100 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन ये जो है बी ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन इसे 50 रुपये दिए जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लुइस ब्लांक डिस्क्राइब करते हैं इस इक्वालिटी के तहत। मतलब सिंपल समझे तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब यही है कि एक ऐसी इक्वालिटी हो जिसमें लोगों का आउटकम इक्वल हो जाए। जैसे कि दो लोग कंपीट कर रहे हैं, ए और बी हैं, तो ए और बी को इस प्रकार की सिचुएशन या सुविधाएं दी जाएं कि दोनों का रिजल्ट सेम हो। ये रिजल्ट को सेम करने में बिलीव करते हैं, इसीलिए इसे रेडिकल आइडियाज माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट हो जाता है कि लोगों का रिजल्ट सेम करना। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि इक्वालिटी ऑफ कंडीशन में जो है 3 प्रकार के इक्वालिटी ऑफ कंडीशन होते हैं। जैसे इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, तो इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये यूटिलिटेरियन थिंकर सपोर्ट करते हैं स्पेशली। तो इसमें ये कहते हैं कि इक्वल हैप्पीनेस होना चाहिए, इक्वल वेलबींग होना चाहिए आपका, सभी लोगों का। तो ये लोग जो इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर में बिलीव करते हैं, पहला पॉइंट वो यूटिलिटेरियन थिंकर है। दूसरा पॉइंट कि इक्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस और वेलबींग पे बिलीव करते हैं ये लोग। फिर आपका आता है दोस्तों इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो ये बिलीव करते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट के जो फेमस प्रोपाउंडर हैं वो हैं आपके रोनाल्ड डार्किन, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है सॉवरेन वर्च्यू। और वो भरोसा करते हैं, इस बात पे बिलीव करते हैं कि रिसोर्सेज टू ईच पर्सन शुड बी इक्वल इन वैल्यू। जो भी रिसोर्सेज हैं लोगों के पास वो इक्वल होना चाहिए वैल्यू में। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं रोनाल्ड डार्किन, और वो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, तो इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया है दोस्तों अमर्त्य सेन ने दिया है।
और ये उन्होंने अपने एक आर्टिकल इक्वालिटी ऑफ व्हाट में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का बेसिक जो मीनिंग है कि जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी रिसोर्सेज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसमें, वैल्यू में इक्वल होने चाहिए। वहीं पर आपके हैं अमर्त्य सेन जो कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी। और इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितने भी लोग सोसाइटी में हैं, जितने भी लोग, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है, ये है एक आदमी है जिसको बनना है ब्यूरोक्रेट मान लीजिए, तो उसको ब्यूरोक्रेट जब बनना है तो उसको ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप की जानी चाहिए ताकि जो उसके गोल हैं या ड्रीम है वो अचीव की जा सके। इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं अमर्त्य सेन। तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि इक्वालिटी जरूरत क्यों है। भाई कि इक्वालिटी की जरूरत ही हमें क्या है, हमें क्यों इक्वल होना चाहिए। तो इसके दो रीजन है। पहला एक जो रीजन हो सकता है कि पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन ये है दोस्तों कि इक्वालिटी होने से स्टेबिलिटी होती है और इक्वालिटी नहीं है तो इंस्टेबिलिटी होती है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इस लॉजिक को आप क्यों मानेंगे, तो इसके लिए हम एविडेंस लेते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप देखेंगे दोस्तों जितने भी रिवोल्यूशन हुए हैं वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी के शिकार थे। एग्जाम्पल आप देखिए, जो अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ था उसमें इनइक्वालिटी थी। फिर आप देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो उसमें भी इनइक्वालिटी थी। वहां पर तो कॉन्सेप्ट ही, ये जो नारा स्लोगन ही था, उसमें कहा गया था लिबर्टी इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। तो फिर आप देखिएगा कि आप वहां पर ब्रिटेन में भी देखिए, वहां पर भी इनइक्वालिटी थी। तो ये रिवोल्यूशन इसी वजह से हुए हैं मोस्टली हिस्ट्री में कि इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में। तो ये पॉलिटिकल रीजन हो गया कि हमें स्टेबिलिटी बनाए रखना है सोसाइटी में, इसलिए इक्वालिटी होना चाहिए। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि इक्वालिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बिहेव करते हैं, एज ए ह्यूमन सबके पास ये राइट है कि वो अपनी अच्छी लाइफ बिताए, अच्छी लाइफ को जिए। तो ये मोरल बेसिस पे है, ये मोरालिटी की बेस पे है कि हम सभी को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं या अच्छे इन्वायरमेंट दें, इक्वल इन्वायरमेंट दें। तो ये जो है मोरालिटी पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये होना चाहिए कि ठीक है भाई, मैं लॉजिकली मान लेता हूँ कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी को प्रोवाइड कैसे कराओगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है अफर्मेटिव एक्शन का। और अफर्मेटिव एक्शन एक प्रकार का अटेम्प्ट होता है इसी गवर्नमेंट, किसी संस्था द्वारा कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कई अलग अलग थिंकर अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। हमने जो यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है वो है हाफमैन और ग्राहम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि 4 प्रकार के अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, किस लिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। जैसे वो कहते हैं कि पहले इंक्रेजमेंट होना चाहिए। इंकरेजमेंट मतलब उस कम्युनिटी में जो कम्युनिटी डिप्राइव्ड है या इनइक्वालिटी को फेस कर रही है उसको क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए और उसको जॉब दिया जाना चाहिए। जैसे उसको इंक्रीजमेंट करना चाहिए, तो इंक्रीजमेंट करने के लिए आप उसको जॉब में रिजर्वेशन दे सकते हैं और कोई सपोर्ट दे सकते हैं। फिर वो सेकंड कॉन्सेप्ट देते हैं कि द ब्रेकिंग, मतलब अफर्मेटिव एक्शन के तहत अगर जो आप किसी को इनइक्वालिटी रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या होना होगा कि उन्हें, अगर जो 2 पीपल हैं, इफ 2 पीपल आर इक्वली क्वालिफाइड देन द पर्सन फ्रॉम द डिसएडवांटेज ग्रुप इज चूजन। मतलब वही कि आप उन्हें रिजर्वेशन दीजिए एक प्रकार का, ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हैंडीकैपिंग, हायर एबिलिटी क्राइटेरिया सेट फॉर कैंडिडेट फ्रॉम वेल्थी बैकग्राउंड। मतलब कि हॉफमैन कहते हैं कि ऐसे सिस्टम बनाए जाने चाहिए जिसमें जो बच्चे बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि वो उनके लिए हाई क्राइटेरिया बनाएं, और जो बच्चे मतलब पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए इजी या कह सकते हैं कुछ छूट दे करके क्राइटेरिया बनाई जा सके ताकि उनको इंक्रीजमेंट मिले। फिर आपको कोटा सिस्टम वहाँ पर फिक्स करना चाहिए ताकि कुछ परसेंट आपको कोटा रिजर्व रहे कि इन्हीं बच्चों को एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब में सब मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, अफर्मेटिव एक्शन को डिस्कस किया गया है। और अफर्मेटिव एक्शन क्यों चाहिए, फिर से हम इसको जनरली भाषा में रिवाइज कर लेते हैं एक बार इजी तरीके से। पहला हम लोगों का क्वेश्चन था कि इक्वालिटी चाहिए क्यों, इक्वालिटी है क्या। तो दोस्तों इक्वालिटी जनरल लैंग्वेज में समझें तो एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी है लोगों को डेवलप होने का एज ए इंडिविजुअल।
फिर क्वेश्चन आता है कि भाई एज ए इंडिविजुअल डेवलप हुए होंगे, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है डेवलप कैसे हुआ। तो ये मिडवल हिस्ट्री इंस्टेंट में था नहीं, मिडवल में भी नहीं था। ये इनलाइटमेंट के टाइम पे क्या होता है कि एज अ पॉलिटिकल आइडिया उभर के आता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी में कितने प्रकार के इक्वालिटी प्रिवेल करते हैं मोस्टली। तो मोस्टली सोसाइटी में जो प्रिवेल करते हैं इक्वालिटी, वो 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे मोरल इक्वालिटी हो गया, हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, जिसमें हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर आपका जो पॉइंट आता है दोस्तों कि इक्वालिटी ऑफ कंडीशन है। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा इक्वालिटी होनी क्यों चाहिए। तो इक्वालिटी होने के दो कारण हम लोग डिस्कस किए हैं, एक पॉलिटिकल रीजन है, दूसरा आपका है ह्यूमैनिटेरियन रीजन। फिर आपके मन में आना चाहिए कि इक्वालिटी इतना ही इंपॉर्टेंट है भाई, तो कैसे हम इक्वालिटी को अचीव करें। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, इक्वालिटी लाने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया अफर्मेटिव एक्शंस। तो अफर्मेटिव एक्शंस कितने होने चाहिए या कैसे इसके प्लान होने चाहिए, तो इसके बारे में हमने हाफ मैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसमें उसने 4 तरीके ऐसे बताए हैं जिससे क्या होगा कि इक्वालिटी को आप अचीव कर पाओगे। तो उसने पहला पॉइंट दिया कि इनक्रोज करो उन लोगों को, उस ग्रुप को जो एडवांटेज ग्रुप है उसको इंक्रीज करिए, मतलब इंकरेजमेंट कीजिए, उनको प्रमोट करिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उनको ब्रेकिंग होना चाहिए, मतलब जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो एक चेन बना हुआ, उस चेन को ब्रेक कीजिए। दूसरा पॉइंट है कि जो वेल्थी बैकग्राउंड के लोग आते हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाइए उनके लिए। फिर चौथा है कि उनके जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए कोटा फिक्स कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ट्राई किया दोस्तों इक्वालिटी को समझने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।